जय हिंद दोस्तों। आज मिशन यूपी बोर्ड 100 में 100 में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सेट चैप्टर के अंतर्गत सेट की डिफिनीशन, सेट को रिप्रेजेंट करने की तरीके, दो तरीके थे, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। इसका हम लोग अच्छे से अध्ययन कर चुके थे। उससे जुड़े हुए ढेर सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके थे। आज एक नए वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत आने वाले थ्योरी पोर्शन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक बात हम कहना चाहेंगे, पिछला वीडियो लेक्चर देने के बाद दूसरा वीडियो लेक्चर देने में थोड़ी सी देरी हो गई है, लेकिन मैं आगे से कोशिश करूंगा कि एक वीडियो क्लास 11 मैथमेटिक्स के अंतर्गत रोज़ देने का कोशिश करूंगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हमें पढ़ना टाइप्स ऑफ सेट। आज के वीडियो लेक्चर श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पढ़ना है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे: रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। चलिए हम बारी बारी से इन सेट के बारे में जानते हैं। देखिए, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, दैट सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट इज सेड टू बी एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसको हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय का हम लोग फाई या कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ते हुए एक सिंबल बनाएंगे, से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अगर हम इसका लेना चाहें, अगर हम कह दें कि यक्स कोई इस प्रकार से है कि यक्स नेचुरल नंबर है तथा यक्स का मान 1 से बड़ा तथा 2 से छोटा है। इसमें क्या आप देख रहे हैं, यक्स इस प्रकार से है कि यक्स प्राकृतिक संख्या है, यक्स का मान 1 से बड़ा तथा 2 से छोटा। यह संभव है। तो इस सेट में, अगर ये कोई सेट है तो इस सेट में कोई भी ऐसा अवयव, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग रिक्त समुच्चय कहेंगे, यानी a बराबर फाई, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और दे लेते हैं। a बराबर यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, यक्स बिलोंगिंग टू n। ये कह रहा है कि यक्स इस प्रकार से है कि यक्स प्राकृतिक संख्या है और यक्स इस समीकरण को हल करने पर प्राप्त होगा। तो आप हल करिए इसको, यक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर -2। तो ये क्या है, देखिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या होगी जिसका स्क्वायर करेंगे तो -2 होगा, ऐसा संभव है ही नहीं। यानी इसमें कोई भी ऐसा अवयव यानी प्राकृतिक संख्या, हम अवयव के किसी भी अवयव की नहीं बात करें, हम प्राकृतिक संख्या की बात करें। हो सकता है कोई नंबर बाद में हम लोग पढ़े, जिसको हम पढ़ते भी हैं, काल्पनिक संख्या, लेकिन यहाँ बात कर रहा है प्राकृतिक संख्या की। तो यक्स कोई प्राकृतिक संख्या न होगी जिसका स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगी, यानी ए में कोई भी अवयव नहीं होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, ए बराबर फाई। और भी एग्जाम्पल्स हम लोग स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल से, ये वही एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में एकदम सेम टू सेम दिया गया है। यक्स इस प्रकार से कि यक्स का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। अभी बताएं, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट यानी फाई। देखिए अब दूसरा, यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर -2 बराबर 0, यक्स एक परिमेय संख्या। देखिए, यक्स स्क्वायर -2 बराबर 0 या यक्स बराबर +-√2 होगा ये अपरिमेय संख्या, लेकिन यहाँ कह दिया कि यक्स एक परिमेय संख्या है। तो क्या इसका सॉल्यूशन, मतलब कोई यक्स एक परिमेय संख्या मिलेगा जो इसका सॉल्यूशन हो? संभव ही नहीं है। यक्स तो मिलेगा
+√2 और -√2, लेकिन +√2 और -√2 क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ कह क्या रहा है कि परिमेय संख्या है, तो इसमें कोई भी परिमेय संख्या नहीं मिलेगा कि वो इसका सॉल्यूशन दे दे। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b बराबर इम्पटी सेट, बस इसे छोड़ दीजिए। हम देखें c, यक्स इस प्रकार से कि संख्या 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या। देखिए केवल समअभाज्य संख्या केवल 2 ही होता है, इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो विषम होती हैं। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है? यक्स इस प्रकार से है कि संख्या 2 से अधिक समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या 2 से अधिक एक समअभाज्य संख्या कोई मिली नहीं। 2 से अधिक संख्या तो मिलेगा लेकिन सम नहीं होगा, इसलिए इसमें कोई भी अवयव न मिलने के कारण c बराबर क्या हो जाएगा? इम्पटी सेट। देखिए डी वाला क्या कह रहा है? यक्स इस प्रकार से कि यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स एक विषम संख्या। यक्स के जगह कोई विषम संख्या मिलेगी? देखिए क्या कह रहा है? यक्स स्क्वायर बराबर 4, यक्स के जगह कोई भी विषम संख्या मिलेगी जिसका स्क्वायर करें 4 आ जाए? संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कोई विषम संख्या लेते हैं 1, 1 की स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ठीक है, लेकिन विषम तो नहीं है ना। तो विषम अगर 3 ले लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे यक्स इस प्रकार से कि यक्स स्क्वायर बराबर 4 और यक्स विषम संख्या, ये संभव ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? d = 5। तो रिक्त समुच्चय के इतने एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद हम लोग रिक्त समुच्चय के बारे में जान चुके होंगे, और भी रिक्त समुच्चय से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली के अंतर्गत करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एकल समुच्चय के बारे में जानते हैं। देखिए एकल समुच्चय आपके एनसीईआरटीज में तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने एक थोड़ा सा इसको स्लाइड के रूप में ले लिया है, ताकि आप लोग कुछ नई जानकारी से अपडेट हो सके। देखिए हमने रिक्त समुच्चय में क्या पढ़ा था? दैट सेट विच कंटेनिंग नो एलिमेंट। ऐसा समुच्चय जो कोई भी अवयव न रखता हो उसको हम लोग क्या कहते थे? रिक्त समुच्चय कहते थे। लेकिन एकल समुच्चय सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या केवल और केवल एक ही हो। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कहते हैं a बराबर यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू n तथा 1 से बड़ा 3 से छोटा। देखिए यक्स इस प्रकार से कि यक्स प्राकृतिक संख्या हो तथा यक्स का मान 1 से बड़ा हो 3 से छोटा है, तो 1 से बड़ा 3 से छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, 2 होगी। और इसमें कौन सा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? अवयवों की संख्या कितने? एक ही है, तो दैट सेट इज सेट टू बी सिंगलटन सेट। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यक्स इस प्रकार से है कि यक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, यक्स बिलोंगिंग टू n नेचुरल नंबर। यहाँ 4 रहेगा, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए यक्स इस प्रकार से है कि यक्स का मान इसको सॉल्व करने पे मिलेगा और प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो यक्स स्क्वायर बराबर 4 प्लस माइनस 2 होगा, मतलब यक्स बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा, -2 आएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यक्स प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये -2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? +2। तो +2 यानी ये समुच्चय b बराबर +2 में कितने अवयव हैं? 1 अवयव हैं। तो इस टाइप के सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट और या एकल समुच्चय कहेंगे। नोट में इसमें आप लिख, देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे? इम्पटी सेट को, मतलब रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं या ऐसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर हम कोई सेट ऐसे लिख दें तो ये न इम्पटी सेट ना होकर के कौन सा सेट होगा? एकल समुच्चय होगा, एकल समुच्चय होगा। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, बशर्ते वो कौन सा एलिमेंट है? एक फाई, कोई अवयव है ना, कोई ऑब्जेक्ट से रूप में स्वयं इम्पटी सेट का सिंबल ही है, लेकिन एक्चुअली कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत है, तो एक सेट में एक अवयव रख रहा है, एक अवयव रखने के कारण क्या है? एकल समुच्चय। तो कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट।
परिमित और अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, काउंट निश्चित हो, आराम से उसको लिखा जा सके, उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ही ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मतलब कितना आएगा पता नहीं, उसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके या जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित हो, निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। देख लीजिए, जैसे a बराबर क्या है? 1 2 3 4, एकदम फिक्स है कि 1 2 3 4 है, परिमित है, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया? फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पे कहें कि a बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? n बराबर होता है 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए, हम फाइनाइट सेट लिखते हैं तो संख्याओं को, अवयवों को कामा के द्वारा अलग अलग करके लिख लेते हैं, लिखा जा सकता है तो लिख लेते हैं। लेकिन जब इनफाइनाइट सेट लेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे अवयवों को लिखना संभव नहीं, तो क्या करते हैं? उसके 3 अवयव लिखने के बाद डैश 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 करके कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फाइनाइट सेट को ऐसा नहीं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर छोड़ देंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत ही लिखेंगे। इनफाइनाइट सेट की बात करें, इनफाइनाइट सेट को मतलब अपरिमित समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत ही लिखेंगे, बशर्ते उसके सारे अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या करते? कोई 3 अवयव लिखने के बाद डैश 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 करके लिख देते हैं। तो एक हो गया परिमित समुच्चय, एक हो गया अपरिमित समुच्चय। इसी प्रकार सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ +1 +2 डैश डैश डैश, यहाँ -1 -2, ऐसे डैश डैश लिख देंगे, ठीक। तो एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है इसमें। जेड में क्या पैटर्न है? नेचुरल नंबर में कौन सा पैटर्न आता है? 1 के बाद दूसरी संख्या जो मिल रही, 1 जोड़ने पर मिल जाएगी, 3 के बाद 4 मिल जाएगी। यहाँ भी एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है, 1 है, 2 है, फिर 3 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 मिलेगा। ये सब क्या है? रोस्टर रूप में लिखे जा सकते हैं। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। ये भी कौन सा रूप है? रोस्टर रूप में। तो एक निश्चित पैटर्न मिले, मतलब पता चले कि आगे कौन सी संख्या आएगी, फिक्स है, तो हम उसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं वास्तविक संख्या की बात करें, देखिए अगर यहीं पे अगर हम वास्तविक संख्या, देखिए हम अभी बताना क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए नेचुरल नंबर लिख दिए, तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, ठीक। एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है कि 4 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद 6 मिलेगा। लेकिन अगर हम ये रोस्टर रूप में, ये कौन सा भी रूप में है? रोस्टर रूप में, ठीक। लेकिन अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर लिखें, अब बताइए, सब इसको हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं? रोस्टर रूप में तभी लिखेंगे जब एक संख्या लिखे, अगली संख्या का पैटर्न मालूम हो कि यही आएगा। लेकिन अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो बताइए 0.1 है, 0.1 वास्तविक संख्या है। अगली संख्या क्या आएगी बताइए? आप ये दिमाग में आपका होगा 0.2, हम कहेंगे नहीं, उससे भी छोटी संख्या मिलेगी 0.02। आप कहोगे कि इसके बाद ये तो इससे भी छोटी हो गई, ठीक है। तो 0.1 के बाद कौन सी संख्या आएगी, आप उसके लिए मतलब एक निश्चित पैटर्न ही नहीं मिल रहा है, तो इसको हम रोस्टर रूप में नहीं लिखेंगे। कोई भी संख्या कह लीजिए, आप जो भी संख्या ले लीजिए, फिर एक दूसरी संख्या ले, ये भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं 0.5, हम कह देंगे ना 0.3 भी हो जाएगा, 0.2 भी हो जाएगा, यहाँ तक 0.03 इधर चला आएगा, ठीक। तो कोई एक देखिए यहाँ पे क्या था, प्राकृतिक संख्या में क्या था, एक संख्या थी, उसके बाद अगली संख्या को एक पैटर्न था कि मिलेगा। लेकिन वास्तविक संख्या जब हम लिखेंगे तो मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 0.1 ले लीजिए, तो आगे कौन सी संख्या होगी पता ही नहीं है। आप कोई संख्या बता भी देंगे तो उस एक दूसरी संख्या हम लिख देंगे। तो इसका एक निश्चित पैटर्न न होने के कारण हम वास्तविक संख्या को, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर का हम रोस्टर रूप में नहीं लिख सकते। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हम बता चुके, नोट करने वाली बात यह कि रिक्त समुच्चय फाई जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं, ये क्या होता है? परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है, फाइनाइट सेट के अंतर्गत आता है। अब देखिए उदाहरण, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय क्या होगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
फिक्स है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर अवयवों की संख्या 7 होगी। ये फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं और एक निश्चित है कि यही आएंगे। ये फाइनाइट सेट है। समीकरण, यदि यह समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का हल का समुच्चय है तो यक्स अपरिमित समुच्चय है कि हल यक्स यदि यक्स मतलब यह समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है तो ये अपरिमित समुच्चय। इसको हल करिए। यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 तो यक्स बराबर प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक, तो यदि यह समीकरण के हलों का समुच्चय, इसको हल करेंगे, समुच्चय है। इसमें देखिए पता नहीं क्या कह रहा है कि देखिए हल का समुच्चय है, हल करेंगे तो पक्का है क्या आएगा, यक्स बराबर प्लस 4 आएगा या माइनस 4 आएगा। ठीक, तो अपरिमित समुच्चय नहीं, परिमित समुच्चय होना चाहिए। ठीक, ये क्या होगा, परिमित समुच्चय। ये कह रहा है ना कि यक्स जो है समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के हल का समुच्चय। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 तो यक्स बराबर प्लस 4 और माइनस 4 आएगा। दो ही चीज मिल रहा है ना, तो ये परिमित समुच्चय होगा। या परिमित गलती से लिख दिया गया होगा। यदि जी क्या कह रहा है कि किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदु, कोई रेखा लीजिए, रेखा का परिभाषा क्या होती है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स। बहुत सारे बिंदुओं के बिंदु पथ को ही रेखा कहते हैं। अगर रेखा एक बना दीजिए तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जिसकी संख्या निश्चित ना हो उसको कौन सा समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे, अपरिमित समुच्चय। किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समय, कोई भी रेखा बना दीजिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसका हमको पता ही नहीं कितने होंगे। तो ऐसे समुच्चय को कौन से समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे, अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत रखेंगे। देखिए अगर किसी अवयव यक्स के समुच्चय को की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे क्या, a बराबर 1 2 3 4 5 है, b बराबर a b c d है, तो a में अवयवों की संख्या na लिखेंगे। ये पढ़े a, सेट a में समुच्चय a में अवयवों की संख्या na कितना होगा, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर b में लिखना हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट b तो कितने होंगे, 1 2 3 4। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई यक्स कोई समुच्चय है तो उसमें कितने अवयव होंगे, अवयवों की संख्या कितनी होगी, उसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ दिखाया गया। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, देखिए हम इसको आगे पीछे बताए थे। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश, ये रोस्टर रूप में लिखा गया। ठीक, कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 डैश 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 रोस्टर रूप में लिखा जा सकता है। कौन सा समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय -1 0 1 2 3 ऐसे डैश डैश डैश, ये कौन सा है, अपरिमित समुच्चय है। इसको आई को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई या जेड। विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को 1 3 5 7 9 ऐसे लिख सकते हैं, रोस्टर रूप में लिखा है। रोस्टर रूप में मतलब संख्याओं को कामा के द्वारा अलग अलग लिखने के बाद उसको करली ब्रैकेट के अंतर्गत क्लोज कर दे तो उसको हम कहते हैं रोस्टर विधि। उपयुक्त सभी अपरिमित समुच्चय के उदाहरण, ये n हो गया, w हो गया, i हो गया, विषम, ये सब किस समुच्चय के उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय के उदाहरण है। लेकिन अब देखिए आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि इस समुच्चय के अवयव का कोई विशेष पैटर्न ही नहीं होता। अभी हम बताए थे, जैसे n क्या था, n बराबर 1 2 3, एक पैटर्न फिक्स है कि 3 के बाद 4 आएगा। लेकिन अगर रियल नंबर की बात करें तो मान लीजिए 0.1 लिखेंगे, आगे कौन सी संख्या होगा पता ही नहीं। ठीक, एक निश्चित पैटर्न न मिलने के कारण हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता क्योंकि इस समुच्चय के अवयव का कोई विशेष पैटर्न नहीं होता। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया गया है। देखिए बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए यक्स इस प्रकार से है कि यक्स प्राकृतिक संख्या और इसका हल है। हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2। देखिए ये दोनों प्राकृतिक संख्या है, दो संख्या है, निश्चित है, काउंटेबल है, जिसको गिना जा सकता है। तो कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। यहाँ देखिए यक्स प्राकृतिक संख्या है और इसका हल है। ठीक, इसका हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो यक्स ऐसे हल तो कितने आएंगे, 2 आएंगे।
+2 भी आएगा और -2 भी आएगा, लेकिन कह रहा है कि यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें कौन सी संख्या आएगी, 2 आएगी, केवल 2 आएगी। यहाँ कह रहा है कि यक्स इस प्रकार से है कि यक्स प्राकृतिक संख्या और इसको हल करने पे मिलेगा, हल करने पे तो +2 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया कि प्राकृतिक संख्या है तो इसमें केवल एक अवयव 2 मिलेगा। ये परिमित होने के साथ साथ कौन सा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय भी है, और कौन सा समुच्चय है, परिमित। परिमित इसलिए है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हैं, काउंटेबल है, निश्चित हैं। देखिए ये क्या करें, यक्स प्राकृतिक संख्या है और इसका हल, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 1 = 0, x = 1/2। अब ये बताइए ये कौन सा समुच्चय है, इसमें 1/2 आएगा, 1/2 तो है, ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, ये इसको सॉल्व करने पे x का मान क्या आएगा, 1/2 आएगा, यानी 1/2 है ही नहीं, प्राकृतिक संख्या 1/2 प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो इसका हल दे सके, यानी ये कौन सा समुच्चय होगा, इम्पटी सेट। अभी हम बताएं कि इम्पटी सेट भी कौन सा समुच्चय होता है, परिमित समुच्चय होता है, तो ये कौन सा समुच्चय है, परिमित। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई ऐसा समुच्चय मिल जाए जिसके अवयव, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, कोई भी अवयव मिले ही नहीं, तो इम्पटी सेट आएगा, और इम्पटी सेट कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय होता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यक्स इस प्रकार से कि यक्स नेचुरल नंबर है और यक्स एक अभाज्य संख्या, यक्स एक अभाज्य संख्या और प्राकृतिक नेचुरल नंबर है, तो कौन सा, देखिए अभाज्य संख्या 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, बहुत सारे प्राकृतिक संख्या मिलेंगे जो अभाज्य संख्या है, तो बहुत सारे मिलने के कारण कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। यक्स नेचुरल नंबर है और यक्स विषम है, कौन सा समुच्चय होगा, 1, 3, 5, 11 ऐसे होगा, विषम है, 9 भी होगा, ठीक, 7 भी होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, बहुत सारे समुच्चय में सेट्स मिलेंगे, सेट्स मिल जाएंगे, रोस्टर रूप में लिखे भी जा सकेंगे, और कैसे सेट मिलेंगे, अपरिमित मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखिए समान समुच्चय की बात करेंगे, इक्वल सेट। कैसे समुच्चय की बात करेंगे, इक्वल सेट की बात करेंगे। दो सेट ए और बी हों तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे या समान समुच्चय कहेंगे जब ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या के बराबर हो और दूसरा जो अवयव ए में हो वही अवयव बी में हो। इन दोनों के लिए इक्वल होने की क्या शर्त है? पहला तो शर्त यही है कि एन ए बराबर एन बी। पहला तो यह शर्त है कि जितने अवयवों की संख्या ए में होगी वही उतने ही अवयवों की संख्या बी में होगी। अब जो अवयव इसमें वही अवयव इसमें होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ए और बी इक्वल सेट है। अगर ए और बी इक्वल सेट है इसका सिंबल होता है ए बराबर बी। अगर ए इक्वल सेट नहीं है तो इसका सिंबल होगा ए डज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या से डिफर है, अलग है, तो हम कहेंगे कि वो समान समुच्चय नहीं है। देखिए लिखा है यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए का अवयव बी का अवयव हो और बी का अवयव ए का अवयव हो, अर्थात दो समुच्चय ए तथा बी में समान अवयव हो तो इसको समान समुच्चय कहेंगे। जैसे कि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 1। देखिए सारे अवयव जो ए में है वही बी में भी है, इसमें 3 अवयव है इसमें भी 3 अवयव है, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान हो तो ए बराबर बी लिखते हैं। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान ना हो तो इसको कैसे लिखते हैं? ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं। देखिए उदाहरण ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 1 4 2। देखिए यहाँ लिखा 1 2 3 4, यहाँ लिखा 3 1 4 2, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेट के अंतर्गत एलिमेंट्स का पैटर्न कैसे है, पहले 3 लिख रहे हैं या बाद में लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना कि वही अवयव होने चाहिए, अवयव की संख्या जो ए में है वही बी में होने चाहिए, तो दोनों कौन सा सेट हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। यदि ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, ए क्या है? 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। 6 से कम अभाज्य संख्या कौन होंगे? 2 3 5, यही ना होंगे। और क्या कह रहा है? पी जो कह रहा है 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे?
2 गुणित 3 गुणे 5। 30 के अभाज्य गुणनखंड यही होंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब 30 के फैक्टर जो अभाज्य हो, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो P के अंतर्गत कौन से आएंगे? 2, 3, 5। तो A में अवयव की संख्या, B में अवयवों की संख्या सेम है और सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा? A बराबर P, यानी A और P दोनों कौन सा समुच्चय है? समान समुच्चय है। नेक्स्ट स्लाइड। हम देखिए उदाहरण नंबर 7, इसमें ये छांटना है समान समुच्चय के युग्म छाटिए, ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बतलाइए। देखिए A बराबर 0 दिया है, A बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। अब देखिए क्या A, पहले चेक करिए कि B के बराबर है। देखिए B में क्या कर रहा है? x 15 से बड़ा है, 5 से छोटा है। 15 से बड़ा और 5 से छोटा संभव ही नहीं है, तो ये तो A B के बराबर नहीं होगा। A में तो एक अवयव दे दिया, इसमें कोई भी अवयव मिलेगा ही नहीं, तो A B के बराबर नहीं होगा। अब देखिए A क्या C के बराबर है? C में कौन सा अवयव होंगे? x बराबर 5 होंगे, और इसमें 0 दिया है, तो A C के भी बराबर नहीं होगा। D के बराबर देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा? D में मिलेगा आपको +5 -5, इसमें 0 दिया है, तो A D के भी बराबर नहीं होगा। A देखिए E के बराबर है, यक्स समीकरण x² - 2x - 15 बराबर 0 का एक धन पूर्णांक है। देखो हल कीजिए, x² - 2x - 15 बराबर 0, इसको हल करेंगे तो x -5 x +3 बराबर 0, यानी x बराबर 5 आएगा, x बराबर -3 आएगा। यानी इस सेट में E में क्या मिलेंगे? E में मिलेगा 5 -3, A में क्या है? 0 है, तो A डज नॉट इक्वल टू E। इसी तरह मतलब A किसी के बराबर नहीं होगा, पहला चीज। इसी प्रकार B तो पहले A के बराबर होगा ही नहीं। इस प्रकार से B देखिए, B तो अभी में हम निकालें कि A के बराबर नहीं, A B के बराबर नहीं है, तो B भी A के बराबर नहीं होगा। C के बराबर देखिए, इसमें कोई भी अवयव नहीं, इसमें 1 मिल रहा है, तो B C के भी बराबर नहीं होगा। B D के बराबर देखिए, इसमें क्या कर रहा है? B D के भी बराबर नहीं होगा, इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, इसमें 2 अवयव मिल जा रहे हैं, +5 -5। B E के बराबर देखिए है, B इसमें क्या आया था? इसको सॉल्व किए थे तो क्या मिला था? 5 मिला था और -3 मिला था। E बराबर क्या मिला था? E बराबर मिला था 5 और -3 मिला था, और D बराबर मिलेगा +5 -5। ये तो इम्पटी सेट है, फाई है, ये तो 0 है, ये मिलेगा 5, यही मिलेगा। अब देखिए और आसानी हो जाएगी। B D के भी बराबर नहीं है, B D के भी बराबर नहीं है, और B E के बराबर देखिए, B E के भी बराबर नहीं है, B E के भी बराबर नहीं। अब C को देखिए, C A के बराबर तो होगा नहीं, पहले हम देख चुके हैं। D C देखिए, C D के भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इक्वल सेट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम अवयव होने चाहिए, और फिर C E के बराबर भी नहीं होगा। ठीक, C में 5 है और E में 5 -3 है, तो वो भी बराबर नहीं होगा C। अब लोग D के बारे में चेक करते हैं। D देखिए, D A के बराबर नहीं होगा, D B के भी बराबर नहीं होगा, D C के भी बराबर नहीं होगा, और फिर D E के बराबर भी नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं मिला है क्या? E देखिए, E A के बराबर नहीं होगा, E B के बराबर नहीं होगा, E C में 5 है, E में 5, यहाँ कुछ कहा, सॉरी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? यक्स समीकरण x² - 2 का एक धन पूर्णांक है। हल तो आ रहा था 5 -3, लेकिन यहाँ धन पूर्णांक होने के कारण
ये केवल इसमें 5 ही आएगा। तो ई बराबर जो है सी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ई बराबर सी हो जाएगा। यहाँ भी लिखे थे सी बराबर ई, ये भी हो जाएगा, सी बराबर ई, ये भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सी में 5 है, ई में भी 5 है। देखिए ई में क्या आ रहा था, 5 भी आ रहा था, -3 भी आ रहा था, लेकिन यहाँ लिख दिया धन पूर्णांक है, तो सी ई के बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा यानी इस एग्जाम्पल नंबर 7 में अगर हम लोग जाएं तो क्या होगा, ए किसी के बराबर नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ए डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू डी, ए डज नॉट इक्वल टू ई, किसी के बराबर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, लेकिन सी बराबर ई होगा, केवल यही होगा, सी बराबर ई, या इसको कह सकते हैं ई बराबर सी। इसके अलावा कोई नहीं हो रहा था, इसके अलावा भी कोई भी सेट किसी के बराबर नहीं होता, केवल हो रहा था सी बराबर ई और ई बराबर सी। क्यों, सी में एक अवयव है 5, इसमें एक अवयव है 5, तो सी ई के बराबर होगा और कोई एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, यक्स एल आई के अक्षरों का समुच्चय, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल आई के अक्षरों का समुच्चय मतलब ए एल ओ वाई। बी क्या कह रहा है, लॉयल के अक्षरों का समुच्चय, तो यल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ए लिखेंगे, वाई लिखेंगे। बिल्कुल देखिए बी और यक्स दोनों बराबर हैं, बी बराबर यक्स है ना, क्योंकि जो अवयव इसमें वही अवयव इसमें है, इसमें भी 4 अवयव हैं, इसमें भी 4 अवयव हैं। देखिए दूसरा क्या कर रहा है, यन पूर्णांक संख्या, जेड का मतलब पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या का स्क्वायर 4 से छोटा है, तो ए में क्या आएगा, ए में कौन सा ऐसे पूर्णांक है जिसका स्क्वायर करें 4 से छोटा आएगा, तो एक तो पहले 0 ही हो जाएगा, +1 भी होगा, -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा, क्योंकि देखिए 4 से बराबर है ना, 4 से छोटा 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, यहाँ 4 के बराबर भी कहा है तो 2 भी हो जाएगा, -2 भी हो जाएगा, तो ए में यही अवयव आएंगे। ठीक, अगर बी में देखिए तो यक्स वास्तविक संख्या है और इसका सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यक्स -2 यक्स -1 बराबर 0, यानी यक्स बराबर मिलेगा 2 और 1, यानी इसमें अगर बी में लिखाना चाहे तो हमको 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। ठीक, तो ए में ये मिल गया, बी में ये मिल गया, तो क्या ये समान है, देखिए इसमें 2 1 है ये, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर, अब देखिए प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम एक एक क्वेश्चन लेकर करेंगे। चलिए करते हैं। 1.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। देखिए पहला देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य कोई विषम संख्या होगी जो 2 से भाज्य होगी, तो इसमें एक भी अवयव नहीं मिलेंगे। ये कौन सा सेट होगा, फाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह कह रहा है कि 2 से विभाजित हो और विषम प्राकृतिक संख्या हो। विषम प्राकृतिक संख्या का उदाहरण परिभाषा ये होता है कि 2 से विभाजित न हो। यह कह रहा है कि 2 से विभाजित होने वाली विषम प्राकृतिक संख्या तो कोई समुच्चय मिलेगा ही नहीं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, देखिए सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं होगा। होगा क्या फिर, एकल समुच्चय, क्योंकि इस समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। तीसरा देखिए, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटा और साथ ही 7 से बड़ा है। 5 से छोटा, यक्स 5 से छोटा और 7 से बड़ा। 7 से बड़ा और 5 से छोटा संभव ही नहीं है। 7 से बड़ा भी हो जाए, 5 से छोटा भी, एक साथ दोनों तो संभव है ही नहीं। कह रहा है कि यक्स प्राकृतिक संख्या भी हो
और 7 से बड़ा और 5 से छोटा। 7 से बड़ा हो गया तो 5 से छोटा होने के सवाल ही नहीं है। तो कौन सा समुच्चय है? इम्पटी सेट है। मतलब इसमें कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी जो 7 से बड़ा हो जाए और 5 से छोटा हो जाए। किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, अगर दो समांतर रेखा इसे खींच दीजिए, ठीक, दो अगर समांतर रेखा खींच दीजिए इसे, ये कैसे हो गया, मान लीजिए समांतर रेखा, तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं कट करेंगे, कट नहीं करेंगे तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा ही नहीं। तो इसमें ये कौन सा समुच्चय है? ये कह रहा है किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। दो समांतर रेखाएं इसीलिए वो समांतर हैं कि इनके बीच कोई भी कटान बिंदु नहीं मिल रहा है, यानी कोई भी पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें कोई पॉइंट न मिलने के चार कौन सा समुच्चय है? ये इम्पटी सेट, फाई समुच्चय है, इम्पटी सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीने का समुच्चय एकदम परिमित है, परिमित है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, 12 काउंटेबल होते हैं, एक निश्चित होते हैं, इसलिए कौन सा समुच्चय है? फाइनाइट सेट है। 1, 2, 3 ये क्या है? कौन सा सेट है? प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। प्राकृतिक संख्या को सेट को क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। 1, 2, 3, 99, 100 ये कौन सा? 1 से लेकर 100 तक की गिनती क्या है? फाइनाइट है, परिमित है, परिमित। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होंगे? 101, 102, बहुत सारे होंगे। तो कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। 90 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 90 से छोटे अभाज्य पूर्णांक मिल जाएंगे। अभाज्य पूर्णांक 2, 3, 5, 7, 11 और भी मिल सकते हैं जो 99 से छोटे हैं। तो ये कौन सा समुच्चय है? परिमित, इसमें मिल सकते हैं। चूंकि 99 से छोटे परिमित समुच्चय जो होंगे फिक्स होंगे, गिने जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कितने होंगे, हाँ फिक्स हैं, उसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए कौन सा समुच्चय है? फाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। x अक्ष मान लीजिए ये है, ऐसे होता है ना, x अक्ष, ये y अक्ष। तो x अक्ष के समांतर बहुत सारे रेखाएं होंगी, इधर भी होंगी, x अक्ष के ऊपर भी होंगी, x अक्ष के नीचे भी होंगी। कितनी होंगी पता नहीं। तो कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। ये कौन सा समुच्चय है? अपरिमित, इनफाइनाइट। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय पक्का है, फाइनाइट होगा, परिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक फाइनाइट होगा। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणक हैं। 5 के गुणक क्या हो गए? +-5, +-10, +-15, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी। तो कौन सा समुच्चय हो गया? अपरिमित हो गया। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये कौन सा समुच्चय होगा? परिमित होगा। हालांकि देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन पृथ्वी पर जानवर हैं काउंटेबल। इसी प्रकार से हम कर लें, नंबर ऑफ हेयर्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर बालों का संख्या का समुच्चय। तो ये भी फाइनाइट में आ जाएगा। देखने में तो लग रहा है कि बहुत सारे होंगे गिने, लेकिन ये काउंटेबल है, गिने जा सकते हैं अगर गिना जाए तो ये कौन सा समुच्चय होगा? परिमित होगा। देखने में बड़ा लग रहा है। इसी प्रकार से हम बता दें ना कि मानव शरीर पे कुल हेयर्स का कलेक्शन, तो कौन सा समुच्चय हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। देखो मूल बिंदु ये होता है 0, यहाँ से बहुत सारे वृत्त गुजारा जा सकता है, ऐसे ऐसे, यहाँ से बहुत सारे वृत्त। रेडियस बढ़ाते जाइए, बहुत सारे वृत्त मिलते जाएंगे। मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? सो मेनी इनफाइनाइट, सो मेनी सर्किल कैन बी ड्रा फ्रॉम थ्रो ओरिजिन। मूल बिंदु से होकर जाने वाले बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए जितना आप रेडियस बढ़ाते जाइए वृत्त वृत्त मिलेंगे। तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित बतलाइए a बराबर b है या नहीं है, बस इतने चेक करना है। देखिए
ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर ये है, बराबर है ए बी सी डी। इसमें भी ए बी सी डी है, इसमें केवल क्रम बदला है, तो क्रम बदलने से सेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको देखिए 4 8 12 16, 4 8 इसमें नहीं है, तो चूंकि देखिए ये बराबर नहीं है, क्यों नहीं? चूंकि यहाँ पे 12 ए में तो है लेकिन 12 बी में नहीं है। तो जब ऐसा नहीं यानी तो क्या हो जाएगा? ए डज नॉट इक्वल टू बी। चूंकि ए को बी के बराबर होने के लिए ए के सभी अवयव बी में होने चाहिए। यहाँ पे एक अवयव 12 ऐसा है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब देखिए ए बराबर 2 4 6 8 10, ये बी बराबर पहले निकाल लीजिए क्या आएगा। बी बराबर निकालना चाहेंगे, ऊपर देखिए यह सम धन पूर्णांक है और 10 से छोटा, सम धन पूर्णांक 2 4 6 8 10 भी होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है 10 से छोटा या बराबर। तो सम धन पूर्ण, अब इसमें देखिए ए में 2 4 6 8 10 यहाँ भी है, यानी ए के सारे अवयव बी में है, बी के सारे अवयव ए में है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज कर रहा है कि x बिलोंगिंग टू बी, और ये भी कह रहा है कि x अगर b में है तो इंप्लाइज कर रहा है कि x a में भी है। इस दोनों का मतलब ये होता है कि a बराबर b, इसको भी ध्यान देना। a बराबर b में होने के लिए अगर कोई अवयव a में ले रहे हैं तो उसको b में दिखाएंगे और b में ले रहे हैं तो उसको a में दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है a बराबर b। यहाँ पे क्या था? x 12 जो है a में तो था लेकिन 12 b में नहीं होने के कारण ये दोनों a बराबर b इक्वल नहीं हुए थे। चलिए ये देखिए चौथा, a बराबर क्या है? x इस प्रकार से x संख्या 10 का एक गुणक है, 10 का एक गुणक है तो 10 का एक गुणक है तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा और भी होंगे। 10 का एक गुणक इसी तरह 10, इसमें देखिए क्या है 15 आ जा रहा है, b में क्या आ जा रहा है 15 भी आ रहा है, 10 15। अब ये क्या देख रहे हैं? ऐसे है 15 जो है b में तो है लेकिन 15 क्या a में है? a में नहीं है। a और b बराबर होने के लिए a के सारे अवयव b में होने चाहिए, b के सारे अवयव a में होने चाहिए। यहाँ पर 15 एक ऐसा अवयव b में है जो a में नहीं है, तो a b के बराबर होगा? नहीं होगा, a डज नॉट इक्वल टू b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखिए a बराबर 2 3 दिया है, b बराबर दिया है, समीकरण का हल, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 6 के 6 3 दूनी -3 आएगा, -2 आएगा। इसका जब हल करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर प्लस 5 3 -2। यहाँ 2 है 3 है, कहाँ है? इसमें 2 है, इसमें -2 है, इसमें 3 है, इसमें -3 है, तो ये क्या a b के बराबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 a में तो है लेकिन 2 b में नहीं है, इसलिए a और b इक्वल नहीं होंगे। ये देखिए a फालो का एक अक्षर है, फालो का एक अक्षर है तो इसका मतलब क्या आएगा? इसमें f आएगा, o आएगा, l आएगा, w आएगा। b में क्या आएगा? ये a है, ओल्फ w आएगा, o आएगा, l आएगा, f आएगा। a में भी अवयवों की संख्या b में भी अवयवों की संख्या के बराबर है, जो अवयव a में है वही अवयव b में है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। जैसा कि हम एक उदाहरण में कर चुके थे, a बराबर 2 4 8 12, a बराबर 1 2 3 4, तो पहले तो a b के बराबर नहीं होगा। a देखिए अब c के बराबर सारा ही है, अब c a बराबर c लिखिए, d लिखिए, e लिखिए, f लिखिए, g लिखिए। चेक करना, a b के बराबर नहीं होगा, a 4 8 12 16 4 8 12 c के बराबर नहीं होगा, a d के बराबर नहीं होगा, a e के बराबर नहीं होगा, a
एफ के बराबर नहीं होगा, ए जी के बराबर नहीं होगा, ए एच के भी बराबर नहीं होगा। अब इसी तरह चेक करना है बी को, बी ए के तो बराबर होगा नहीं, बी सी के बराबर नहीं होगा, बी 1 2 3 4 1 2 3 4, बी जो है डी के इक्वल होगा। अब बी ई के इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा, इसके नहीं, इसके नहीं होगा। अब सी को चेक करते हैं, सी 4 8 12 16, 4 8 12 16, सी किसी के भी इक्वल नहीं होगा। सी किसी के भी इक्वल नहीं होगा। इसी तरह डी बी के इक्वल होगा, ये तो पहले हो चुका है। इसी तरह आप कर लेंगे। बाकी प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है, इससे जुड़े हुए थ्योरी भी समझा दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमको सलाह दे सकते हैं, ताकि हम आगे की वीडियो में और अच्छा कर सकें। बाकी थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कार्य करेगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो लेक्चर को और अच्छा हम कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।